एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज एक्शन इज द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। यानी कि सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप एक्शन लें यानी कि कुछ कार्य करें। सोचने से कि अरे मैं कल सफल हो जाऊंगा या कल मैं एसएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊंगा या यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊंगा, मैं आईएएस अफसर लग जाऊंगा। सोचने से तो कुछ नहीं होने वाला ना, एक्शन करना पड़ेगा यानी कि मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत ही है जो उस सफलता के लिए ज़रूरी है, उस सफलता की चाबी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। The introduction of an automated permanent academic account registry, बोल रहे हैं कि एक ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री आईडी इंट्रोड्यूस की गई, किसके द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा, टू टू डिजिटाइज द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट। ये हमारे ना एक और, जैसे कि आधार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी कांग्रेस सरकार की, वैसे ही ये जो है अपार, ये एनडीए की सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें वो क्या चाह रहे हैं कि किसी बच्चे को अपने डॉक्यूमेंट्स जो है लेकर फिरना ना पड़े, उनका एक अपार आईडी हो, उसके अंदर उनके सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन सब कुछ उसके अंदर लिखा जाए, मेंशन हो अच्छे से, उनका रिकॉर्ड वगैरह उसमें बिल्टअप रहे। कंपनी को चाहिए, जिस भी कंपनी ने उनका आईडी डाला और फिर वहां से वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, एम्स टू इंश्योर, इसका उद्देश्य क्या है? ये सुनिश्चित करना, अ सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ फॉर ऑल देयर रिकॉर्ड्स थ्रू आउट देयर लाइफ इन द एकेडमिक इकोसिस्टम ऑफ इंडिया, कि हिंदुस्तान में जो भी वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वास्तविकता जानने का, कि क्या ये बच्चा वाकई में ये क्वालिफिकेशन होल्ड करता है, वो ट्रूथ जानने का इकलौता जरिया क्या है? ये अपार आईडी। ठीक है, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में हो, यानी कि यहाँ पे आपके सारे एकेडमिक डेटा का डेटा रहेगा, सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस का डेटा रहेगा, जो कि आप खुद नहीं अपलोड करेंगे, आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी से क्वालिफिकेशन हुई वो अपलोड करेगी उसमें। ठीक है, तो क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपलोड करा तो ऑलरेडी समझ में आ गया कि यूनिवर्सिटी वेरीफाइड है, तभी अपलोड हुआ। ठीक है, तो यानी कि कंपनी को जाके वो डेटा यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आप देते हैं तो क्वालिफाई करते हो तो आपको डेटा वेरीफाई करवाना पड़ता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे डलवाने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं उनके सामने। तो यहाँ से कंपनी डायरेक्ट आपके अपार आईडी से ले लेगी। ठीक है, लिंक्ड विद आधार, इसको आधार के साथ में लिंक किया जाएगा। अपार इज फार फ्रॉम द फर्स्ट सच स्टेप टुवर्ड्स अ रैपिड डिजिटाइजेशन ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स इन इंडिया। Since the implementation of the National Education Policy 2020, education authorities have pushed the Unified District Information System for Education Plus and the Student Database Management Information System। बोल रहे हैं क्योंकि जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई है तो जो एजुकेशन अथॉरिटीज हैं वो बार बार पुश कर रही हैं, यानी कि जोर दे रही हैं किसके ऊपर? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, किसके लिए? एजुकेशन प्लस के लिए। ठीक है, एंड साथ ही साथ वो स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो इस चीज के ऊपर वो जोर दे रहे हैं। उसी का रूपरेखा जो तैयार की गई उसी का नतीजा क्या है? अपार। वाइल दीज रेडिकली नॉवल टेक्नोक्रेटिक ओवरहॉल्स, बोल रहे हैं कि ये जो रेडिकली बहुत ही नए, नॉवल मतलब नए, टेक्नोक्रेटिक यानी कि तकनीकी, ओवरहॉल्स मतलब कि कुछ रिफॉर्म्स हैं, ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग आर वन थिंग, जहां ये रिकॉर्ड रखने का, रिकॉर्ड तैयार करने का एक नया तरीका सामने आया है जो कि एक वाकई में कुछ बड़ी चीज है। द blatantly unlawful ways in which they are being pushed on parents and wielded as weapons at the state level are quite another। लेकिन जिस खुलेआम, ब्लेटेंटली मतलब खुलेआम गैर कानूनी तरीके से इनको पेरेंट्स के ऊपर थोपा जा रहा है और वील्ड करना यानी कि इस्तेमाल करना, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है स्टेट लेवल पे, ये एक और कहानी है, एक और चर्चा का विषय है। The description of APAR as unlawful is no mere interpretation। बोल रहे हैं कि अपार को अनलॉफुल या गैर कानूनी डिस्क्राइब करने का जो आधार है वो
सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन या किसी का मतलब खुद की दिल की मंशा है, कुछ भी बोल रहा है, वैसा नहीं है, उसके पीछे कुछ उनके पास में तथ्य होंगे शायद। ठीक है। द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट इज क्लियर दैट द प्रोग्राम इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट में साफ मेंशन है कि ये मैंडेटरी नहीं है, विद नो लॉ मैंडेटिंग इट्स यूसेज, और कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो इसके इस्तेमाल को बाध्य करता है। But schools and district education administrators do not seem to be operating within the reality. लेकिन जो schools है या फिर district एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी कि जिनके ऊपर उस डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन को सुचारू ढंग से चलाने की जिम्मेदारी है, वो लोग इसको उस रियलिटी से, उस वास्तविकता से नहीं चला रहे, यानी कि वो इसको मैंडेटरी बना रहे। अब देखो, ये कहने की बात है कि सरकार ने बोला है कि भैया मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सरकार भी प्रेशर डाल रही होगी उनके ऊपर कि भैया आप लाओ, डेटा लेकर आओ, हमारे पास लेकर आओ, कितने लोगों ने एनरोल करा है इसमें। ठीक है, वो भी प्रेशर डाल रहे होंगे, फिर वो लोग पेरेंट्स के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, स्कूल पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और सामने सरकार बोल रही नहीं नहीं जी, हमने तो मैंडेटरी किया ही नहीं है। ठीक है, हम सबको पता है कानून किस तरीके से चलता है और सरकारें कैसे चलती हैं। In Uttar Pradesh and Karnataka, schools have been given an unambiguous target 100% saturation। देखो वही चीज आ गई ना कि कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में स्कूल्स को 100% एक टारगेट दिया गया है, अनएम्बिगुअस यानी कि क्लियर टारगेट दिया गया है 100% सैचुरेशन का। सैचुरेशन मतलब कंप्लीशन, पूरी तरीके से 100% बच्चों का इसमें डेटा होना चाहिए, और कंप्लीट एनरोलमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। तो वही बात होगी, सरकार सामने तो बोल रही है, वेबसाइट पे तो लिख दिया कि हम इसको मैंडेटरी नहीं कर रहे, लेकिन बैक एंड पे प्रेशर बनाया जा रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर, कि सभी बच्चों का इसमें नामांकन होना चाहिए। इन देयर फर्वर, तो उनका जो ये पूरा जोश है उसमें, टू अटेन दिस टारगेट, तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए उन लोगों ने जोश जोश में, स्कूल्स हैव वार्न्ड पेरेंट्स फॉर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज इन द इवेंट ऑफ नॉन एनरोलमेंट। स्कूल ने पेरेंट्स को चेतावनी दे दी है कि अगर वो अपने बच्चे का इसमें एनरोलमेंट नहीं कराते हैं तो उनको उसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे। एंड स्टेट एजुकेशन अथॉरिटीज हैव रैटल्ड देयर सेबर्स एट रिलीजियस माइनॉरिटीज, और जो स्टेट एजुकेशन अथॉरिटीज हैं उन्होंने रैटल देयर सेबर मतलब कि धमकी देना, उन्होंने अपना जोर कहाँ आजमाया, उन्होंने अपना जोर आजमाया जो रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके ऊपर, उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, एंड इवन एट फेलो एडमिनिस्ट्रेटर्स, और अपने जो साथी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी, एलेजिंग अ मिसमैच ऑफ एनरोलमेंट डेटा बिटवीन अपार एंड एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स। और ये दावा किया कि जो डेटा अपार में एनरोल किया गया है और जो वास्तविक रिकॉर्ड्स में है उसके बीच में काफी मिसमैच है, वो दोनों डेटा मैच नहीं कर रहे हैं। In the initial days of what has now been christened as डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बोल रहे हैं जो शुरुआती दिन है जिसको अब हम रिक्रिशन मतलब नया नाम दे दिया गया है, एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नया नाम दे दिया गया है। द गवर्नमेंट हैड सिमिलरली बीन all keen to propagate Aadhaar and services such as Digi Yatra to an unsuspecting public। बोल रहे हैं कि जब शुरुआती दौर था आधार का और डिजी यात्रा का, तो उस जिसका अब नया नाम दे दिया गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस समय भी सरकार इतनी ही उत्सुकता के साथ में, इतनी ही जिज्ञासा और तत्परता के साथ में इसको प्रोपोगेट कर रही थी, यानी कि प्रसारित कर रही थी कि ये किसके ऊपर प्रसारित करी थी, अनसस्पेक्टिंग पब्लिक के ऊपर, यानी कि जिन लोगों को इस चीज का अनुभव नहीं था, अनुमान नहीं था, उनके ऊपर थोप रही थी। Achieving such a broad coverage that a formal mandate later becomes a fiat compliant। बोल रहे हैं कि इसको इस तरीके से फैलाया गया, उस टाइम पे इतना कवर किया गया कि इसको बोल दिया गया कि अगर फॉर्मली इसको बाध्य कर दिया गया, जो कि बाद में क्या बन गया, फाइट कंप्लाई मतलब कि पूर्ण सत्य बन गया, कंप्लीट सत्य बन गया। आज आधार हर किसी के पास में, पहले सरकार ने इसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट की तरह रखा कि नहीं कोई बात नहीं, बस एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटी है, आपका आधार नंबर होगा, फिर उसको मैंडेटरी कर दिया गया, फिर उसको मैंडेटरी को आज वो आपकी पहचान बन चुका है, और जिनके पास अब आधार नहीं है उनको देश से निकालने की बात तक की जा रही है। ठीक है, और कुछ लोग इसी चक्कर में गलत तरीके से आधार बनवा रहे हैं, नकली बनवा रहे हैं। ठीक है, all too familiar issues such as name mismatches leading to failure of enrollment have also emerged। बोल रहे हैं, और जो हम
जिन इश्यूज के बारे में, जिन मसलों के बारे में पहले से ही जानते हैं, जैसे कि नाम में मिसमैच हो जाना या एनरोलमेंट करने में फेलियर, विफलता हो जाना, ये सब चीज़ें जो है ना समझ में आ रही हैं। नाम मिसमैच होने की वजह से एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा, ये सब चीज़ें अब दिखाई दे रही है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट टू बी द बेडरॉक ऑफ एनी डीपीआई। बोल रहे हैं ये ज़रूरी है कि एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट मतलब मंजूरी, स्वीकृति, ठीक है, कि हाँ हमारी स्वीकृति है, इस तरीके के डीपीआई में एक बेडरॉक हो, इसका आधार हो कि पेरेंट्स को पता है वो किस चीज़ के लिए स्वीकृति दे रहे हैं, पेरेंट्स को पता है कि वो किस चीज़ के लिए अपने बच्चों को एनरोल कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको बस फोर्स किया जा रहा है कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं किया तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा सजा इसकी। तो ऐसे नहीं चलेगा। एल्स इट रिस्क्स बीइंग मैंडेटेड डिफैक्टो। अदरवाइज इसका जो प्रभाव है, इसका जो खतरा है वो ये रहेगा कि ये एक डी फैक्टो यानी कि वास्तविकता बन जाएगा, जो कि मैंडेटेड यानी कि बाध्य की गई है, थोपी गई है, अनिवार्य की गई है। ठीक है, उनकी चॉइस नहीं है, इट इज नॉट बाय चॉइस, it is not your option, you do not have any other option, you do not have any other choice, you have been mandated, you have been bound to enroll in such courses या enroll in such UPIs और DPIs। ठीक है, कलेक्टिंग एंड डिजिटाइजिंग दिस डेटा, अब इस डेटा को कलेक्ट करना और उसको डिजिटाइज करना विद टॉल क्लेम्स ऑफ सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस। और टॉल क्लेम्स मतलब बढ़ा चढ़ा के जो दावे किए जाते हैं किसके, सिक्योरिटी और कन्वीनियंस के, शुड बी अलार्मिंग, ये बहुत ही चिंताजनक होना चाहिए। व्हेन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 हैज येट टू टेक इफेक्ट, वो भी तब जब अभी तक ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 2023 ये अभी तक इफेक्ट में नहीं आया है, लागू नहीं हुआ है। मोर इम्पॉर्टेंटली, इससे भी ज्यादा जरूरी ये है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रूल्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया है इन इट्स राइट टू प्रिवेसी जजमेंट, जो इनका प्राइवेसी का जो अधिकार है उसके फैसले में, दैट आधार कैन नॉट बी मैंडेटेड फॉर बेसिक एजुकेशन, की आधार बेसिक एजुकेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है। APAR is an ill-disguised proxy that steers clear of the text। बोल रहे हैं अपार जो है इल डिस्गाइज्ड यानी कि खराब तरीके से छुपाया गया, यानी कि छुपाने की कोशिश की गई है लेकिन फिर भी वो अच्छे तरीके से उसको कवर नहीं किया गया। ठीक है, ऐसी प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी है मतलब किसी चीज का रिप्रेजेंटेटिव है, किसी का प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि है वो किस चीज का, दैट स्टीयर्स क्लियर, स्टीयर क्लियर मतलब दूर रहना, ऑफ द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट से दूर है यानी कि जो लिखित है उससे बिल्कुल ही परे है अपार, उसको छुपा दिया गया है। मैंडेट लिखा नहीं हुआ, वेबसाइट पे कहा गया है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, स्टेट्स के पास में एक चॉइस है, लेकिन इसको धीरे धीरे करके छुपे भेष में मैंडेटरी बनाया जा रहा है, बट नॉट द स्पिरिट, लेकिन इसका स्पिरिट ऐसा नहीं है ऑफ दैट जजमेंट, उस फैसले का जो स्पिरिट है वो ऐसा नहीं है। If the government wishes to undertake the goal of improving the reliability, अगर सरकार चाहती है कि वो भरोसा जो है सरकार के ऊपर उसको अचीव करे, उसको हकीकत बनाए, एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन रिकॉर्ड्स, और जो रिकॉर्ड्स हैं एजुकेशन के वो एक्सेसिबल हों, भरोसेमंद हों, ये हासिल करना चाहती है, इट शुड बैक इट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एफर्ट्स विद लेजिस्लेशन। तो उनको अपना जो अफसरशाही है उसको प्रेरित करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए कि वो कानूनी ढंग से एफर्ट्स लगाएं, कानूनी ढंग से इसको हकीकत बनाएं, कानूनी ढंग से लोगों को मोटिवेट करें कि वो लोग इसमें अपने बच्चों को एनरोल करें या इसके अंदर अपने बच्चों का एनरोलमेंट करवाएं। ठीक है, तो ये होना चाहिए तरीका, ना कि बलपूर्वक या डरा धमका के। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक अपार आईडी करके नई चीज बच्चों के लिए लागू की गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि आपका सारा जो एजुकेशनल रिलेटेड डेटा होगा वो सब डिजिटाइज्ड होगा, यानी कि ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब, बेसिकली वो चाहते तो ये है कि किसी को भी वेरीफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा किंतु परंतु ये बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेस से ना गुजरना पड़े, और एक जगह पे वन शॉट सोल्यूशन, आपका एक अपार आईडी डाला और आपका सारा डेटा कच्चा चिट्टा आपके एजुकेशन से रिलेटेड सामने आ जाए। ठीक है, लेकिन फ्लॉज तो इसमें भी है। फ्लॉज ये है कि लोगों का नाम मैच नहीं कर रहा, तो नाम मैच नहीं कर रहा तो एनरोल नहीं कर पा रहे। दूसरा, वेबसाइट के ऊपर या अपार को लॉन्च करते वक्त सरकार ने कहा है कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं और स्कूल्स जो है वो इस तरीके से कार्य कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे करके मैंडेटरी बनता जा रहा है। और फिर जिस तरीके से वो डरा धमका के पेरेंट्स को वार्निंग दे के ऐसे प्रेशर डाल के उनको प्रेशराइज करके इसको मैंडेटरी करवा रहे हैं, तो धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान की वास्तविकता बन जाएगा। ठीक है, तो राइटर का यही कहना है कि आप इसको डरा धमका के या अनलॉफुल तरीके से इम्प्लीमेंट ना करो। आप इस लोगों को प्रेरित करो, मोटिवेट करो कि हाँ आपके लिए ये ज़रूरी है, ये अच्छा है, आपको फ्यूचर में इस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है, तो आप खुद ही इसमें आ जाओ। ठीक है, वट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज की टोन क्रिटिकल है, क्रिटिसाइज कर रही है सरकार के कदम को, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको क्रिटिसाइज कर रही है। तो क्रिटिकल एंड कॉशनरी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्टिमिस्टिक एंड एनकरेजिंग, देखो संभावना है कि अपार इन फ्यूचर काफी पॉजिटिव इफेक्ट लेकर आए। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बात की गई कि जिस तरीके से उसको लागू किया जा रहा है, क्योंकि फ्यूचर अभी हमने देखा नहीं है, वो उसके लिए थोड़ा लंबा समय लगेगा, हमें देखना पड़ेगा, काफी टाइम रुकना पड़ेगा। राइट, तो उस टाइम तक तो देखने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन अभी के लिए तो समझ में आ रहा है कि इसको अनलॉफुल तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक और इनकरेजिंग नहीं है, न्यूट्रल और इन्फॉर्मेटिव नहीं है, अप्रिशिएटिव और सपोर्टिव नहीं है। ऑप्शन ए क्रिटिकल एंड कॉशनरी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? अपार को जिस तरीके से मैंडेट किया जा रहा है गलत तरीके से, उससे जुड़े हुए जो रिस्क हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े हुए जो परेशानियां हैं उसके बारे में। द पोटेंशियल रिस्क एंड लीगल कंसर्न सराउंडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपार आईडी बिल्कुल करेक्ट है। द टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ डिजिटाइजिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स इन इंडिया, तो देखो बेनिफिट इसके हो सकते हैं, लेकिन राइटर ने इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया गया। पैसेज में इसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया है नहीं ना, अभी जो कमियां सामने आ रही हैं उसके ऊपर जोर दिया गया है। द रोल ऑफ आधार इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, तो अभी कुछ बदलाव आया नहीं आधार की वजह से। ठीक है, आधार बल्कि कई जगहों पे जो गरीब तबके के लोग हैं जिन्होंने अभी तक आधार नहीं बनवा पाए हैं, जिनको इतना ज़्यादा नहीं इसके बारे में जानकारी है, वो या बच्चों का भी नहीं बनवा पाए एकदम से, तो उन लोगों के लिए परेशानी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में एनरोल नहीं करवा पा रहे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार जो है बेसिक या प्राइमरी एजुकेशन के लिए मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। और आधार ने एजुकेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं लाया है। आधार ने एक काम कर दिया है कि हाँ आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया है जिसको कोई भी वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आप फलाना आदमी हो या नहीं हो। सो उससे एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया। हाउ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव्स गवर्नेंस, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस को बेहतर करेगा नहीं करेगा इसका भी कोई रिकॉर्ड अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि जिन दो चीज़ों को आधार और यात्री सुविधा ऐसा कुछ था, इन दोनों चीज़ों को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, जिस तरीके से प्रचारित किया गया था, उस तरीके का रिजल्ट यहाँ पे देखने नहीं मिला। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। What can be inferred about the government's approach towards implementing APAR despite it being labeled as voluntary? तो सरकार की अप्रोच यही है कि इसको वो मैंडेटरी बनाए जा रहे हैं, हालांकि इसके ऊपर लिखा है वॉलंटरी, लेकिन मैंडेटरी कर रहे हैं। जैसे कि हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी देखा कि वो बोला तो गया कि स्टेट्स के पास में अपना स्टांस है, वो लेना चाहे इसको और लागू करना चाहे या नहीं करना चाहे, लेकिन उसके साथ में उन्होंने क्या कर दिया कि अब जो स्टेट्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को नहीं लागू करेंगे, उसको उन स्टेट्स को फंडिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करें। तमिलनाडु कर्नाटका जैसे स्टेट्स इसका उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है। कर्नाटका या केरला, आई थिंक केरला या कर्नाटका में से कोई एक स्टेट है, तमिलनाडु वगैरह। तो वो एक लाइव एग्जाम्पल है कि किस तरीके से सरकार इलीगल तरीके से इसको मैंडेटरी बनाया जा रही है। द गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट लीगल कंप्लायंस वाइल प्रमोटिंग अपार, नहीं सरकार प्रमोट करते वक्त ऐसा नहीं कह रही कि भाई आपको बाध्य करना पड़ेगा, आपको इसको मानना पड़ेगा, नहीं। प्रमोट करते वक्त कह रही कि ये तो वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है, आप करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ना करें। लेकिन बैक एंड से ऑफिशियल्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, स्कूल जो अथॉरिटीज हैं उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि इसमें आप 100% रिजल्ट लेकर आओ, 100% एनरोलमेंट लेकर आओ। APAR is being subtly enforced despite its non-mandatory nature, बिल्कुल करेक्ट है। धीरे धीरे इसको या फिर चुपके से इसको लागू किया जा रहा है, लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, बावजूद इसके कि ये वॉलंटरी है या नॉन मैंडेटरी नेचर का है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Schools and administrators are hesitant to adopt APAR due to privacy concern. उनको थोपा जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। यूपी और कर्नाटका का उदाहरण दिया गया कि यहाँ पे बोला गया कि आप 100% एनरोलमेंट लेकर आओ, तो वो हेजिटेंट नहीं है, उनको तो भाई अपने रिकॉर्ड्स क्लियर करने हैं, साफ करने हैं, तो वो तो कर रहे हैं, तो इनकरेक्ट। The Supreme Court has explicitly mandated a par for education. Incorrect है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार को भी मना कर दिया है कि प्राइमरी एजुकेशन या बेसिक एजुकेशन के लिए आधार भी जरूरी नहीं है, तो अपार के लिए तो अभी उन्होंने कोई बात कही नहीं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज टू कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक चाहिए हमें। द पैसेज सजेस्ट दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ अपार, despite being labeled as voluntary, risks becoming a dash mandate due to administrative pressure. Transparent, बिल्कुल पारदर्शी। de facto, तो हमने पैसेज में de facto की बात की गई थी। de facto का मतलब होता है कि जो ऑफिशियली नहीं कहा गया लेकिन प्रैक्टिस के जरिए उसको मैंडेटरी कर दिया गया। प्रैक्टिस के जरिए कैसे? बैक एंड से प्रेशर डाल के कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर 100% लेकर आओ, आपके आधे स्कूल के बच्चे इसमें एनरोल्ड है मैडम, बाकी बच्चों को भी बोलो अपने एनरोलमेंट करो कुछ इंतजाम, तो वो बाय प्रैक्टिस आप उसको मैंडेट बना रहे हैं। ठीक है। टेम्पररी यानी कि परमानेंट नहीं है, वो थोड़े समय के लिए है, तो टेम्पररी भी नहीं है। जस्टिफाइड यानी कि वैध तरीके से, तो वैध तरीके से भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि पैसेज में हमने कहा कि ये अनलॉफुली किया जा रहा है, यानी कि इनवैलिड तरीके से किया जा रहा है। सो ऑप्शन बी डी फैक्टो इज करेक्ट। सिनोनिम बताना है फर्वर का। फर्वर का मतलब होता है एंथुजियाज्म, या फिर जील या फिर एक्साइटमेंट किसी चीज को करने के लिए। एपैथी इनकरेक्ट है। indifference, zeal, option C zeal is correct. Hesitant, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रेगुलेटर, रेगुलेटर का मतलब होता है जो चीजों को बैलेंस करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है, उनके ऊपर निगरानी रखता है, तो इसके स्पेलिंग तो करेक्ट है। मैकेनिकल, मैकेनिकल यानी कि जो मशीन या यंत्रों से संबंधित होता है, तो मैकेनिकल के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। MECHANICAL, मैकेनिकल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनुअल यानी कि साल में एक बार होने वाली घटना। टेक्निकल यानी कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सो ऑप्शन बी मैकेनिकल इज करेक्ट। ईडियम बताना है, ईडियम का मीनिंग बताना है। वी टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर 2 आवर्स। टॉक ओवर मतलब कि उसके ऊपर हमने चर्चा करी, हमने डिस्कशन करा, तो वी टॉक्ड ओवर द मैटर यानी कि वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर फॉर 2 आवर्स। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट रीच अ डिसीजन, लेकिन बड़े ही दुख भरे भाव से कहना पड़ रहा है कि हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। तो आर्ग्यूड, आर्ग्यूड मतलब बहस करना। डिबेट मतलब वाद विवाद करना। क्वारल्ड मतलब अगेन लड़ाई करना। और डिस्कस मतलब कि बातचीत करना। ठीक है, एक दूसरे के विचारों को जानना, चर्चा करना, तो ऑप्शन डी डिस्कस्ड इज करेक्ट। It's important to bring up sensitive topics in a respectful manner. Sensitive का एंटोनिम बताना है। sensitive का मतलब संवेदनशील, तो संवेदनशील, नाजुक। ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट है ड्राउसी, ड्राउसी का मतलब होता है सुस्त, नींद में। कंसिडरेट, कंसिडरेट मतलब अगेन संवेदनशील। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब बड़ा ही मजबूत, कठोर। कॉर्डियल मतलब कि फ्रेंडली, तो यहाँ पे एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, मीनिंग बताना है। इसका मतलब होता है बिल्कुल होपलेस, जैसे कि कोई बिल्कुल निराश या उदासीन व्यक्ति हो, उसकी बात करें। डिजेक्टेड और होपलेस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। गोल्ड इज मच कॉस्टली दैन एनी अदर मेटल। कंपैरिजन किया जा रहा है गोल्ड की कॉस्ट का दूसरे मेटल्स की कॉस्ट के साथ में, तो क्या हो जाएगा? मोर कॉस्टली दैन, ना कि मच कॉस्टली। ठीक है, क्या हो जाएगा? मोर कॉस्टली, तो मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा कॉस्टली है, तो दैन अदर मेटल नहीं आना चाहिए था। गोल्ड इज मोस्ट कॉस्टली मेटल ऑन अर्थ हो सकता था। मैनी नहीं आएगा, मोर आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। High altitude climbing possess significant risks due to factors like altitude sickness, hypothermia and extreme weather condition. बोल रहे हैं
अगर कोई व्यक्ति बड़े ऊंचाई पे क्लाइम करता है तो उसमें सिग्निफिकेंट यानी कि काफी ज्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ तथ्य काम करते हैं, कुछ फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि एल्टीट्यूड सिकनेस यानी कि ऊंचाई पे आपको ऑक्सीजन कम होती है तो वॉमिटिंग वगैरह आना, या थकावट जल्दी हो जाना, या हाइपोथर्मिया की कंडीशन जिसमें कि शरीर के अंदर ठंड हो जाती है, ऐसी कंडीशन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, इन सब चीज़ों की वजह से। तो सिग्निफिकेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल का मतलब होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है बहुत ही शानदार। टेम्पेस्टुअस मतलब कि जो बहुत तूफानी है या बहुत उग्र है। प्लेंटिफुल, प्लेंटिफुल मतलब प्रचुर मात्रा में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इनकॉन्सिक्वेंशियल इज करेक्ट। The beautiful flowers bloomed in the garden. Beautiful की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। Beautiful, beautiful। ठीक है, Beautiful, Beautiful। ऑप्शन सी इज करेक्ट। शी डैश द बुक टू हर फ्रेंड। आप अपने दोस्त को बुक उधार पे देते हो, है ना, पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी से आप बोरो कर सकते हो, ठीक है। और या फिर आपने लाइब्रेरी से क्या करी, लाइब्रेरी ने आपको क्या करी, बुक लेंड करी। जब आप उधार ले रहे हो तो आपने तो चीज बोरो करी, लेकिन सामने वाले ने क्या दिया, आपको उधार दिया, तो वो क्या कंडीशन हो गया, लेंड करना। ठीक है, तो क्या स्पेलिंग होते हैं, LENT, क्योंकि पास्ट में ली गई है तो LENT, लेंट इज करेक्ट। ठीक है, पास्ट टेंस को बता रहे हैं। लेंट, अब ये वाला लेंट क्या है, इसका मतलब होता है झुकना। ये लेंड क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में उधार देना। और लेंड, तो यहाँ पे ऑप्शन ए लेंट इज करेक्ट। जैक ऑलवेज लुक्स हैंडसम इवन इफ ही इज अ डैश आउट ऑफ स्टाइल। बोल रहे हैं जैक हमेशा ही बड़ा हैंडसम दिखता है, अगर वो कभी आउट ऑफ स्टाइल भी हो तो भी। तो इवन इफ ही इज अ लिटिल आउट ऑफ स्टाइल, अ लीस्ट नहीं होगा, अ लेस नहीं होगा, अ मोर लिटिल नहीं होगा, अ लिटिल, कि थोड़ा सा अगर वो आउट ऑफ स्टाइल भी हो तो भी वो हैंडसम लगता है। आइडल, आइडल का मतलब होता है बिल्कुल निष्क्रिय, खाली। क्या कर रहे हो, आइडल बैठा हूं, कुछ नहीं कर रहा। तो सिनोनिम क्या हो गया, अनसेफ। अनसेफ का मतलब होता है असुरक्षित। अनईजी मतलब बेचैनी। अनग्रेटफुल यानी कि जो कृतज्ञ नहीं है, कृतधन बोलते हैं, कृतधन है। अनऑक्यूपाइड, अनऑक्यूपाइड मतलब उसके पास कुछ काम है नहीं करने के लिए। सो ऑप्शन डी अनऑक्यूपाइड इज करेक्ट। The writer's dash prose resonated with readers, evoking powerful emotions. तो राइटर के जो प्रोज थे, प्रोज यानी कि जो रचनाएं होती हैं, लिखने की शैली होती है, वो रीडर्स के साथ में रेजोनेट करती है, यानी कि रीडर्स उसके साथ में कनेक्ट कर पा रहे थे। इवोकिंग पावरफुल इमोशंस, जिसकी वजह से बहुत ही गहरे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस सामने आ रहे थे। ठीक है, फर्स्ट है बैनल। बैनल का मतलब होता है उबाऊ या फिर बड़ा ही सामान्य सा। म्यूंडेन यानी कि बोरिंग। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब होता है असंगत, यानी कि जो अनियमित है, एक तरीके का एक समान नहीं चल रहा। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित, प्रभावशाली ढंग से या भावनात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा शालीन या व्यवस्थित। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि उसने इतने एलोक्वेंट प्रोज लिखे थे, इतने व्यवस्थित ढंग से सारी राइटिंग की थी कि रीडर्स उसके साथ में कनेक्ट कर पा रहे थे और उनके इमोशन सामने आ रहे थे। डव्स डैश इन द स्काई अबव मी। अब डव क्या होता है, एक पक्षी होता है। ठीक है, फर्स्ट है शोर, तो ये तो शोर है मतलब किनारा, तट। सार, सार मतलब जो खट्टा मीठा टेस्ट होता है ना, उसको बोलते हैं सार, या फिर अप्रिय को भी बोल सकते हैं सार। सोर, SORE, सोर यानी कि दर्द या पीड़ा। और SOAR इसका मतलब ऊपर उठना, तेजी से ऊपर उठना या उड़ना। तो जो डव पक्षी है वो मेरे ऊपर वाले आसमान पे तेजी से उड़ रहे थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The orator declared that the women are dash than the men. Orator, ये orator यानी कि जो बोलने वाला होता है, कथावाचक, कथावाचक नहीं पर जो बोलता है, वक्ता है, उसने घोषणा करी कि जो वुमेन है वो है क्या, डैश देन मैन। अब कंपैरिजन किया जा रहा है, इंटेलिजेंट देन मैन।
तो कंपैरिजन किया जाएगा तो मोर इंटेलिजेंट आएगा, ठीक है। तो विमेन आर मोर इंटेलिजेंट देन मेन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंटेलिजेंटर कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। The teacher emphasized the importance of dash correct grammar and punctuation in our writing. जो टीचर है उसने एम्फोसाइज किया, यानी कि जोर दिया किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस के ऊपर, किस चीज की, ऑफ डैश करेक्ट ग्रामर। तो करेक्ट ग्रामर के यूज और पंक्चुएशन की बात की जा रही होगी, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग, इसके इस्तेमाल की बात की जा रही है, यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यूजिंग करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन इन आर राइटिंग। यूज्ड पास्ट की बात है, पास्ट टेंस नहीं आएगा। यूजेस, यूजेस यानी कि थर्ड पर्सनल सिंगुलर, ये भी नहीं आएगा। और यूज, यूज मतलब कि जो बेस फॉर्म है वो भी यहाँ पे नहीं आएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है। The Nile is the long river in the world with a length about approximately इतना। तो हम पूरी दुनिया में जितनी भी नदियां हैं उनके साथ में कंपैरिजन करें, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो यानी कि द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विद अ लेंथ अबाउट, लेंथ अबाउट नहीं होगा, लेंथ ऑफ, ठीक है। कितने लगभग लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6,650 किलोमीटर। तो लॉन्ग रिवर नहीं आएगा, लॉन्गेस्ट आएगा। द नाइल इज मोस्ट लॉन्ग, लॉन्ग की हमारे पास सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री है, लॉन्गर लॉन्गेस्ट, तो मोस्ट नहीं आएगा। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। रिवर इन द वर्ल्ड विद द लेंथ अबाउट अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली के साथ में अबाउट नहीं आएगा, अबाउट अप्रोक्सीमेटली के साथ में ऑफ आएगा। द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड विद द लेंथ ऑफ approximately 6,650 kilometers. Option D is correct. It is true that strangers meeting for the first time seem to feel dash if they do not engage dash small talk. बोल रहे हैं ये सच है कि जब भी कोई स्ट्रेंजर्स पहली दफा आपस में मिलते हैं वो थोड़ा फील कर सकते हैं। क्या फील कर सकते हैं? ऑकवर्ड फील कर सकते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, अगर वो दोनों डैश चीज स्मॉल टॉक में इंगेज नहीं होते। तो इफ दे डू नॉट इंगेज इन स्मॉल टॉक होगा, बातचीत करने में इंगेज नहीं होते, तब वो एक दूसरे के साथ में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। यूजुअली दिस इज डैश एंड इवन नेसेसरी इफ स्ट्रेंजर्स आर टू साइज ईच अदर अप। बोल रहे हैं आमतौर पे ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है अगर स्ट्रेंजर्स को एक दूसरे को ऑब्जर्व करना हो, उनके प्रति ओपिनियन बनाना हो, या उनके प्रति ये सोचना हो कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा हो। बट दिस स्मॉल टॉक असाइड, What are some dash rules for general conversation? लेकिन अगर हम इस स्मॉल टॉक को साइड में रख दें तो वास्तविकता में एक समान कॉन्वर्जेशन के लिए क्या नियम होते हैं। इन फर्स्ट प्लेस सर्टेन डैश शुड बी टैबू। अगर हम पहले संदर्भ में बात करें तो कुछ चीजें जो है वो टैबू है। टैबू है यानी कि शर्मिंदगी की बात है या जिनको गलत समझा जाता है, वो है जिसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती खुलेआम, ठीक है। Kitchen topics, bus timetables and other dull or specialized things should be barred from general discussion. बोल रहे हैं किचन के टॉपिक्स हो गए कि खाने में ये बना था वो बना था, बस टाइम टेबल्स की ये बस इतने बजे आती है, इतने बजे पहले इतने बजे आती थी, या फिर कुछ और बोरिंग सी स्पेशलाइज्ड चीज़ें जो है जनरल डिस्कशन से बार्ड कर देनी चाहिए, बाधित कर देनी चाहिए, उसका हिस्सा नहीं होनी चाहिए। चलिए, It is true that strangers meeting for the first time seem to feel dash uncomfortable. करेक्ट है, एक दूसरे के साथ में वो असुविधाजनक या असहज फील करेंगे। करेक्ट है। कंफर्ट्स, कंफर्ट्स मतलब सुविधा, तो कंफर्ट की बात तो नहीं की जा रही, आरामदायक या सुविधा। डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट मतलब कि जो कंफर्टेबल नहीं है, असुविधाजनक है। कंफर्टिंग, कंफर्टिंग मतलब किसी को सांत्वना देना। तो इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए कंफर्टेबल इज करेक्ट। इफ दे डू नॉट एंगेज इन, आप एंगेज करते हो बातचीत में तो एंगेज इन होगा, ना कि एंगेज बाय, ऑन, फ्रॉम। यूजुअली दिस इज डैश एंड इवन नेसेसरी इफ स्ट्रेंजर्स आस्क टू साइज ईच अदर अप। रेमेडी, यूजुअली दिस इज अ रेमेडी। रेमेडी मतलब ये कोई उपचार है, उपचार नहीं है। हार्मलेस, आमतौर पे ये हार्मलेस होता है, हार्मलेस होता है मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जाहिर सी बात है स्मॉल टॉक का कोई नुकसान तो है नहीं, और ये ज़रूरी भी है अगर स्ट्रेंजर्स को एक दूसरे के सामने कोई फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है तो।
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉमेडी, स्मॉल टॉक कॉमेडी होती है। जो लोग, दो स्ट्रेंजर्स आपस में पहली दफा मिल रहे हैं, उनको बात अपना नाम इंट्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम होता है, तो कॉमेडी कैसे करेंगे वो। हैप्पी, खुशी की बात भी नहीं है, तो क्या है, हार्मलेस है। But this small talk aside, what are some dash rules for general conversation? Elementary, elementary नहीं आएगा, इसका मतलब होता है पोषण से रिलेटेड। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब बेसिक, बुनियादी, मूल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिंग, इल्यूमिनेटिव, इल्यूमिनेटिव का मतलब होता है रोशनी डालने वाला, और एलिमिनेटिंग यानी कि हटाने वाला, कम करने वाला, कम करना किसी चीज को। सो ऑप्शन बी एलिमेंट्री इज करेक्ट। इन द फर्स्ट प्लेस सर्टेन डैश शुड बी अ टैबू। सर्टेन बुक्स, यहाँ पे बुक्स की नहीं, टॉपिक्स की बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स मतलब कुछ चीजें, वस्तुएं। एसेस, एसेस यानी कि निबंध। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स यानी कि टॉपिक्स, किस चीज के बारे में हम बात करें, तो कुछ टॉपिक्स या कुछ चुनिंदा विषय जो है वो टैबू है। शुड बी टैबू, वो टैबू होने चाहिए, वो बातचीत का हिस्सा नहीं होने चाहिए। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।